लेट अस गो नाउ। कहाँ तक आए थे, कुछ याद आ रहा है आपको? क्या देख रहे थे, कौन सा प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ था? बोलो। कलात्मकता तथा पात्र एवं चरित्रांकन। मेरी जापान यात्रा का आशय, विषय एवं प्रमुख उद्देश्य हमारा कल की तासिका में हमने कंप्लीट किया था। ओके, आज की तासिका में हम यथार्थता और प्रत्यक्ष अनुभव जो उन्होंने किया है उसे हम आज आपके सम्मुख रखेंगे। क्लियर हुआ आपको कल का जो उनका आशय था, उनका विषय था, और उसके पश्चात उनके जो उद्देश्य था, किस उद्देश्य को लेकर मेरी जापान यात्रा का निर्माण हुआ? क्लियर हो गया? उसे फिर से एक बार, हाँ, उसे फिर से एक बार देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरी जापान यात्रा में चित्रित जो यथार्थता है, जो प्रत्यक्ष अनुभव है या जो प्रत्यक्ष कथन है, उसे आज हम विशद कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मेरी जापान यात्रा यह जो कृति है, यह राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज की जापान यात्रा के संस्मरण पर आधारित है। इस पूरी साहित्य कृति में यथार्थ वर्णन किया गया। अब यथार्थता से तात्पर्य क्या है कि वो खुद गए ना। यदि हम किसी दूसरे की अनुभूति को फील करेंगे या दूसरे ने बताए हुए वाक्यों पर हम पूरी तरीके से डिपेंड रहेंगे या उसे सुनेंगे, तो हमें यह फील नहीं होगा। लेकिन जब कोई व्यक्ति उस जगह पर जाता है, उसका यथार्थ रीति से अनुभव करता है, और वही अनुभव को जब यात्रा वर्णन के माध्यम से या संस्मरण के माध्यम से वह हमारे सामने रखता है, तो हम भी उसके साथ पूरी तरीके से तादात्म्य स्थापित कर पाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं 22 जुलाई 1955 से लेकर 28 अगस्त तक की यात्रा, उन्होंने जिस यात्रा का प्रारंभ किया, तब यदि हम बात करते हैं कि जैसे उनके साथ आने हुए वाले जितने प्रसंग थे या अनेक प्रकार के जो दर्शनीय स्थल थे, उसका उन्होंने कितने प्रकार से वर्णन किया, सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसका परिचय हमें दिया, और इतना ही नहीं तो स्वयं अनुभव किया और यथार्थता के साथ उन्होंने उसकी प्रस्तुति की। मेरी जापान यात्रा के दौरान हम देखे कि कई ऐसे प्रसंग आए कि जिनमें जिसके जो अनुभव थे, जैसे शिमुजी शहर के परिषद के लिए पहुंचने के पश्चात वहां पर जो भोजन मिला, याद कीजिएगा पहला लेक्चर जो हमने आपको स्टार्ट किया था मेरी जापान यात्रा के माध्यम से, सब मिलकर खाना खा रहे थे, भले उम्दे फल रस से लद भरे थे, और एक एक सेब, जैसे हमारे इधर का खरबूजा, एक एक टोमेटो हाथ में नहीं समाता था, हर प्रकार की चीजें, मगर बड़ी से बड़ी। मतलब देखिएगा कि जैसे यदि हम सेब की बात करें, एप्पल की बात करें, है ना, तो एप्पल छोटा नहीं था, लेकिन जैसे हमारे भारत का खरबूजा होता है, खरबूजा तो पता होगा, मुंह में पानी आ गया होगा आपके भी, है ना। तो सेब है, तो सेब कैसे मिलते थे वहां के, खरबूजे के जैसे मिलते थे। अब आज भी उन्हें याद, आज तो मतलब जब उन्होंने ये सारी बातें बताई 1955 की बात है, लेकिन 2020 में हम उसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसे हम एज इट लेना चाहते, जैसे उन्होंने उसे खाया, तो खाते समय उन्होंने कितने रस भले फर थे और लद भरे थे रसों से। तो सेब का उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। एक एक टोमेटो छोटा होता है अपने भारत का, महाराष्ट्र का, तो वहां के जो टोमेटो थे वो हाथ में नहीं समाते थे, मतलब इतने बड़े बड़े टोमेटो वहां पर थे, और सब प्रकार की चीजें थी, मगर बड़ी से बड़ी, और मानो वो भी बड़ी प्रसन्नचित हो रही है, और जैसे आदमी और स्त्रियां अपने हाथ से काट रहे हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। देखिए, ये जो वातावरण उन्होंने किया या ये जो खाने की चीजें उन्होंने बताई, ये कब कर सकता है व्यक्ति, जब वो वहां खुद जाता है, खुद फील करता है, खुद अनुभव करता है। तो भोजन का उन्होंने एक अनुभव हमारे साथ शेयर किया। तो ये जो प्रत्यक्ष अनुभव कथन है, यदि हमारे मैनुअल एग्जाम होती है बेटा, तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिस पर आप लोगों की नजर होना अत्यावश्यक होगा। चलते हैं अब उनकी सामाजिक सोच को एक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा हम कैसे प्रस्तुत करते हैं। जैसे हमने देखा कि खाने पीने की बात कही, तो जब वो लड़के और लड़कियां एक साथ घूमने चलते थे,
है ना। मतलब कि जब भी वो प्रश्न करते थे उन लड़कियों से या उन लड़कों से कि तुम क्यों फालतू में तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो, तो वो कहती थी कि हमें अध्यात्म बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जहां पर वो एक साथ काम किया करती थी, एक साथ खाना खा रही थी, तो सारा कार्य उनका एक जैसे चलता था। और वो घूमते थी, बाहर जब जाती थी तो उनकी जो जोड़ियां थी, उस जोड़ियों के लिए उन्होंने बताया कबूतर की जोड़ी जोड़ी से के जैसे वो दिखती थी, बड़े सुंदर लगते थे दिखने में। वहां क्यों किसके साथ बोला या क्यों किसके साथ बोली, ये सवाल नहीं था। जैसे आमतौर पर हमारे भारत की यदि बात करें, हमारे महाराष्ट्र की यदि बात करें, तो इसमें ये सारी चीजें सम्मिलित होती हुई दिखाई देती है कि एक लड़का या लड़की यदि किसी के साथ बोलता है या बोलती है, तो निश्चित ही सवाल उत्पन्न हो जाता है कि तुम किसके साथ बोला और क्यों तू उसके साथ बोली, क्यों गए तुम उसके साथ, बता। तो ये जो सारे ऑब्जेक्शंस होते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन जापान देश में नहीं थे। ये जो हम कहे कि जो औपचारिकता वाली बात थी, जो अपने यहाँ पर चलती है कि नर और नारी, मेल और फीमेल के भेद को वहां पर उन्होंने पूरी तरीके से दूर कर दिया। मतलब जो स्वतंत्रता उन लड़के और लड़कियों में थी, वह स्वतंत्रता आज भी हमारे बीच में नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां की जो स्वतंत्रता थी, तो उस स्वतंत्रता को राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने क्या किया, क्या कहा कि कबूतर जोड़ी जोड़ी से निकलते थे घूमने के लिए, और फिर वहां पर इस प्रकार की रोकथाम वहां पर नहीं थी। बड़े प्यार से, मतलब पति रहते हुए भी दूसरे मित्र से वो हंसेगी जैसे कुटुंब के ही लोग हैं। यदि हम अपने भारतीय परिवार की बात करें या अपने भारतीय संस्कारों की बात करें, तो प्रेम से पति के पास हम सभी लोग रहते हैं, फिर भी हम दूसरे किसी अपने पति के मित्र के साथ उस प्रकार से संबंध स्थापित नहीं कर पाएंगे, या हम बहुत हम कहे कि स्वतंत्रता को प्राप्त करते हुए हम उनके साथ हंसेंगे नहीं, ज्यादा बोलोगे नहीं। मतलब जितनी स्वतंत्रता में अपने पति के साथ होती है, उतनी स्वतंत्रता पति के मित्र के साथ आज भी नहीं रहते। और इसका मूल रीजन है हमारे संस्कार, कि हमारे संस्कार हमें यह करने के लिए मजबूर नहीं करते हैं। क्योंकि जैसे अमेरिकन संस्कृति है या जापानी संस्कृति, इन संस्कृतियों से परे हमारे देश की संस्कृति है। इसीलिए मतलब आज भी जो स्वतंत्रता इन लोगों को दी है, उनके समाज ने, उनके वातावरण में, वो स्वतंत्रता हम लोगों को नहीं मिली है। और यदि मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हमें एहसास हो जाता है कि हमारी स्वतंत्रता स्वैराचार का रूप धारण कर लेती है, और फिर गदर जैसे कहानियों का निर्माण रंगे राघव जी को करना पड़ता है। चलते आगे, यहां तक क्लियर हो गया हो तो आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ पाए। यस, डू यू अंडरस्टैंड नाउ? आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। जी मैम। धन्यवाद। देखिए, जापान के लोगों की धर्म के प्रति जो आस्था थी, ये भी हमने देखा कि किस प्रकार से उनकी आस्था थी। सारे जो अनानायियों की जो संस्था थी, उस संस्था को देखकर तुकडोजी महाराज कहते थे कि भाई अपना देश गरीब है और उसमें सबसे ज्यादा आलसी लोग रहते हैं, धर्म के नाम से लोग मजाक कर लेते हैं। अब देखिएगा, एक मराठी में कहावत है, असेल माझा हरी तर देखील फाटे। कोई स्कूल में चला गया क्या? कोई स्कूल में चला गया? सुचिता, सुचिता, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। सुचिता, सुचिता प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू बेटा, आप चल। ओके, सॉरी मैम। हाँ, तो हम बात कर रहे थे धर्म के प्रति आस्था की। तो जैसे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने बता दिया कि हमारा जो देश है वो अत्यंत गरीब है,
क्योंकि गरीब इसलिए है कि लोग आलसी हैं। और जैसे हमने इसके पूर्व बताया था कि जो शिक्षा व्यवस्था जापान की थी, जो ये मोबाइल बनाते थे, रेडियो बनाते हैं, लैपटॉप बनाते हैं, या इस प्रकार के कई कार्य, आज भी वहां की लड़कियों को रसोई घर में क्या करना पड़ता है, ये सारा कार्य उनको उनके बचपन से दिया जाता है, उनके स्कूली लेवल में ही सारी बातें पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, और इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। मम्मी खाना देती है, परोस कर लाते, फिर भी हम लोग जोर से चिल्लाते हैं ना। हम में से भी कई लोग ऐसे होते हैं कि जो मम्मी खाना देती है आपको परोस कर, और हम उन पर चिल्लाते हैं, मम्मी अभी अभी मुझे नहीं खाना है, ऐसी बात होती है। Am I right? तो इस प्रकार से तुकडोजी महाराज ने सारे लोगों को देखा, परखा, हमारी संस्कृति को देखा, और उसके पश्चात ही वो इस निष्कर्ष पर बताने के लिए तत्पर हो गए कि हमारा जो देश है वो गरीब है, और उसमें जो लोग हैं वो ज्यादा आलसी है, और धर्म के नाम से लोग मजाक करते हैं। कई ऐसे देखिए, आप में यदि कोई पंडित की बेटी, हाँ बेटा नहीं बेटी होगी तो हमें माफ कर दीजिए, हाथ जोड़ के हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम अपने पॉकेट से कोई वर्ड आपके सम्मुख नहीं रखना चाहते, लेकिन जो वास्तविकता है उस वास्तविकता का दर्शन आपको करवाते हैं कि बड़े बड़े पेट के पुजारी जो हर मंदिर में बैठा करते हैं, और जिसका दर्शन हमने ही नहीं बल्कि आपने भी लिया होगा, और उसी की फलश्रुति यदि हम माने, कि उसी का परिष्कार यदि माने, तो तुकडोजी महाराज ने बता दिया कि धर्म के नाम से लोग मजाक उड़ाते हैं। और अब चलते हम होक्यानो। तो होक्यानो में जब हम गए, तो होक्यानो से निको जाते समय महाराज ने जो देखा उसे कैसा उन्होंने अभिव्यक्त किया। अब देखिए, अब हम चलते हैं उस शहर के सौंदर्य की ओर, कि जब उन्होंने सुबह का नाश्ता कर लिया, तो नाश्ता होने के पश्चात हम बस में बैठ गए, जो बड़ी सी बस आई थी, और बड़े बड़े स्थान देखते देखते रेल से टोक्यो होते हुए अब हम निको आ गए। यहाँ पर हर शहर का सौंदर्य था, हर देहात में सौंदर्य था, हर बात में कला थी। अजीब है इस देश की तरक्की। और देखिए, ये इन सभी दृष्टियों से यदि हम देखते हैं तो प्रत्यक्ष यथार्थता हमें झलकती है। तो जो उदाहरण हम यहाँ पर बताना चाहते बेटा, तो इन एग्जाम्पलों को, इसे छोड़कर भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे बीच में मौजूद है, हम उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम जो बता रहे वही आप लिखिए, प्रकृति के सौंदर्य को लिखिए, खाने की चीजें जो वहां पर उन्होंने देखी वो बताइए, और लकड़ियों की चम्मच वाली वो बात वो बता सकते हैं, सोने के पत्थर वाली जो बड़े बड़े मंदिर वहां पर बताए गए वो बता सकते हैं। तो शहर का सौंदर्य कैसे है वो भी आप यहाँ पर हमने बताया। जापान में अनानाइक जो बंधु थे, या उनके द्वारा जो परिषद के अन्य सदस्य भी वहां पर मौजूद थे, उनके प्रति जो मन मुटाव हुआ है ना, मतलब देखिएगा कि जैसे अलग अलग प्रकार के मन मुटाव वहां पर हुए। हमारे ही भाई जो थे, भारतीय भाई, जो भारतीय सदस्यता को स्थापित करने के लिए इनके साथ गए थे, तुकडोजी महाराज के साथ गए थे, एकमात्र उनका साथी रहा जिन्होंने तुकडोजी का पूरी पूरी सहायता की, भरसक प्रयास किया कि हर समय हर पल वो तुकडोजी के साथ रहे, बल्कि वो उनको बताए कि आज ये करना है, वो कल करना है। तो इस प्रकार का जो उत्तरदायित्व था, ये उत्तरदायित्व निभाने वाले संत तुकाराम गीताचार्य जी थे। तो तुकाराम जी ने सारी बातें उनको बताई, यथार्थता से उन्होंने उन सबका वर्णन भी किया। तो मनमुटाव उनके बीच में कैसा रहा, तो देखिएगा वो क्या कहते हैं कि श्री अनानाइको के बंधु हमें पहुंचाने विमानतल तक हमारे साथ आए। यहाँ जो दूसरी परिषद थी, उस परिषद की ओर से कोई भाई मुझे मिले, इन दोनों में कुछ गुटबाजी से दिखाई दी। मतलब देखिए कि एक गुटबाजी होती थी, और उन गुटबाजी में ऐसा होता था कि ये अलग है वो अलग है, या ऐसा भी हुआ कि कई प्रकार के धर्म संप्रदाय वहां पर मौजूद थे। तो इन धर्म संप्रदायों के बीच में इस प्रकार का उत्तरदायित्व निभाना पड़ा, जिस कारण उन्हें इस निष्कर्ष पर हमारे तुकडोजी महाराज चले गए कि गुटबाजी वहां पर दिखाई दी। तो उस गुटबाजी का भी वर्णन उन्होंने किया। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज को जो युवक युवतियां धर्म के प्रति जागरूक है, उनका जो अनुभव आया वो उन्होंने अपने कथन के माध्यम से भी व्यक्त कर दिया, जो अभी हमने आपके साथ शेयर किया। क्यों जी,
अब देखिए कितना प्यारा सवाल वो उन युवकों से और युवतियों से करते हैं। सुंदर लड़के और लड़कियां वहां पर मौजूद थे, बिल्कुल आप ही की तरह। और वो जो लड़के और लड़कियां थी, तो वह किस प्रकार से रहा करती थी, और वो सवाल उन लड़के और लड़कियों के बीच में कैसा करते थे। देखिए, उनसे सवाल कर रहे तुकड़ो जी महाराज, क्यों जी इस अनानायियों में तुम क्यों आए हो? घर में आराम क्यों नहीं करते? मजा क्यों नहीं करते? सुंदर सुंदर लड़के और लड़कियां हो तुम, यहाँ क्यों रहते हो? देखिएगा कि जब हम अपने घर में रहते हैं, अपने घर की बात कर रहे हैं, तो जब चाहे तब उठे, जब चाहे तब जगे, जब चाहे तब अपने मोबाइल से बात करें, जब चाहे तब खाना खाएं, जब चाहे तब हम बाहर घूमने के लिए जाएं, जो चाहे हम पहने। लेकिन इस प्रकार का उत्तरदायित्व वहां के लड़के और लड़कियों में नहीं था। तो उस लड़की ने क्या उत्तर दिया, जरा गौर से सुनिएगा। मजा तो थोड़ी देर की बात होती जब इस प्रकार का सवाल करते हैं तुकड़ो जी महाराज उनको कि तुम अनानायियों में तुम क्यों आए हो? घर में आराम क्यों नहीं करते? मजा क्यों नहीं करते? सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां हो तुम, यहाँ क्यों रहते हो? तब एक सुंदर सी युवती क्या उत्तर देती है। उत्तर कितना मार्मिक है, कितना सटीक है, जो दिल को छूने वाला है। जरा उसे गौर से सुनिएगा। मजा तो थोड़ी देर की बात होती है, मगर धर्म तो मरे तक आराम में रखता है, और इसलिए हम धर्म सीखने यहाँ आते हैं। लड़की का जवाब धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था और विश्वास का प्रतीक है। यही विश्वास भारत के युवक और युवतियों में जगाने का प्रयास राष्ट्रसंत तुकड़ो जी महाराज अपने जीवन में करते रहे। देखिए ना, कितना मार्मिक सवाल, और उस मार्मिकता का कितना गहन आंसर उस बच्ची ने दिया। दोस्तों, हम लोग हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन हंसी मजाक थोड़ी देर की बात हो जाती है। लेकिन धर्म की बात, जिस धर्म की बात आपको जागृति ने बताई थी, अंतर धर्म की बात, स्वधर्म की बात, स्व को जागृत करने की बात, और उस स्वधर्म की बात तो मनुष्य के जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक रहती है, क्योंकि वो सहज धर्म है। सह माने अपने साथ, और ज माने जन्मा हुआ। तो जो अपने साथ जन्म लिया, ऐसा जो स्वधर्म है उसे जागृत करवा दिया उस बच्ची ने। और यदि आपकी इच्छा होते, धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था आप लोग भी रखते हैं, तो हमें नहीं लगता कि जो कार्य राष्ट्रसंत तुकड़ो जी महाराज उस युग में किया करते थे, 1955 में किया करते थे, आज वही कार्य यदि जागृति पाटिल कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ अनहोनी कार्य कर रहा है। देखिए, तो इस प्रकार का कार्य उत्तरदायित्व हमारे भारत के लोग करें, भारत के युवक और युवतियों में यही प्रयास जगाने का करें, यही धर्म के प्रति प्रगाढ़ आस्था और विश्वास जागृत हो, यही प्रयास राष्ट्रसंत तुकड़ो जी महाराज अपने जीवन में करते रहे। अब देखिए, यहां तक उन्होंने उनके साथ आए हुए, उनके साथ बर्ताव किए हुए उन लड़के और लड़कियों के बारे में बात की। अब हम चलते हैं जापान के स्कूल तथा वहां की शिक्षा व्यवस्था पर, जो जीवंत दर्शन उन्होंने जो किया, या हम कहें कि जो फीलिंग उनके बीच में रहे, कि राष्ट्रसंत जी ने जो अनुभव वहां का आया, वह कितना मार्मिक है, वह सुनिएगा। हम तो आज निशिमा ग्राम स्कूल में भी गए। अब देखिए ग्राम स्कूल कैसा होता है। तो ग्राम स्कूल में क्या क्या देखा, बड़ा विशाल स्कूल है इनका। छूटपन से यही वाक्य थे, यही शब्द थे, जो इन्हीं शब्दों के माध्यम से आपको मेरी जापान यात्रा में हमने आपको बताया था। यदि आप हमारे पिछले रिकॉर्डेड वीडियो को याद करते हो, तो लाइन बाय लाइन हमने ये सारे वाक्य बताए थे। ये वाक्य बताने के पश्चात आप में से कोई होगा जिनको ये वाक्य याद आता होगा, तो प्लीज आप कहिएगा कि जी मैम आपने ये वाक्य में बताया था, ताकि हमारे दिल को पूरी तसल्ली हो जाए कि हमने जो बताया मेरे बच्चों ने वैसा का वैसा लिया। यथार्थता का दर्शन जो तुकड़ो जी ने लिया, जो हमने एक अध्यापक होने के नाते, एक पढ़ाने वाले टीचर होने के नाते जो हमने फील किया, मुझे ऐसा लगता है कि वही फीलिंग आपको, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको भी वही फीलिंग होगी। तो यह बात आप पर डिपेंड करती है, आपने उसे कितना लिया है और कैसा लिया है। स्टार्ट करते हैं। हम तो आज निशिमा ग्राम स्कूल में भी गए। बड़ा विशाल स्कूल इनका। छूटपन से ही यहाँ के स्कूलों में धंधा सिखाने लगते हैं।
देखिए, एक शब्द आया है धंधा। ये शब्द और किसी का नहीं है, यह शब्द हमारे तुकडोजी महाराज का है। अब देखिए, धंधा अलग अलग रीति का होता है, अलग अलग प्रकार से उस शब्द को लिया जाता है। तो उस धंधे में कौन कौन से धंधे आते हैं देखिएगा, जो उनको छुटपन में ही दिखलाते हैं, यही शब्द था। और इन्हीं शब्दों के माध्यम से हमने आपको बताया था, खेती, मशीन, लिखना, पढ़ना, बैटरी बनाना, रेडियो बनाना, इंजन का काम सिखाना। यहाँ के स्कूलों में सरकार के तरफ से मुफ्त शिक्षण दिया जाता है, सिर्फ हाई स्कूल तक। फिर उसके बाद गाना बजाना, रसोई करना, सब जीवन की बातें यहाँ सिखाई जाती, मगर फीस नहीं ली जाती। बताया था ये वाक्य आपको, याद आ रहा है किसी को? जी मैम। वेरी गुड। जी मैम। देखिए बेटा, जब हम जापान में गए तो जापान की शिक्षा व्यवस्था कैसे थी हमें पता नहीं था, लेकिन जब भी हमने मेरी जापान यात्रा को पढ़ा तो निश्चित ही हमें यह फीलिंग हुई, वो फीलिंग कि नहीं, आज भी हमारे स्कूलों में ये सारा कार्य होना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम और आप केवल और केवल किताबों कीड़े बन गए हैं। हमें और आपको केवल किताबों का ही ज्ञान दिया गया, हमें और आपको केवल किताबों में क्या होता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, ये बात बता दी गई, ये जानकारी दी गई। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि छोटे बच्चों में यदि खेती बनाना, खेती कैसे करना, ये बातें बताई जाती है, मशीनरी को कैसे करना, तैयार करना, ये बातें बताई जाती है, तो लिखना पढ़ना तो हम करते ही, साथ में बैटरी बनाना है, रेडियो तैयार करना, इंजन का काम करना है, गाना बजाना है, रसोई करना है। अब आप हमें बताओ कि इस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम यदि अपने देश में होता तो क्या अपने देश के कई ऐसे युवक हैं जो नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है कि नौकरी के नाम पर ही इस प्रकार का रोना रोते बैठते। एक जगह पे तो आप लोग रोते हो कि नहीं हमें नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन इतना हुनर भी तो हम लोगों में नहीं है। हुनर यदि होता तो आप अच्छी नौकरी के लिए लग जाते, लेकिन हुनर की कमी की वजह से हो सकता है कि आप जिस कार्य में कार्य कर रहे हो, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, वहां पर अपनी ईमानदारी बरतती नहीं होगी, जिस कारण प्रकृति ने आपके साथ इंसाफ नहीं दिलाया होगा और हम लोग रोना रोते बैठते हैं। तो इस प्रकार की एजुकेशन सिस्टम जो जापान में है, जो शिक्षा व्यवस्था जापान में निहित है, उस शिक्षा व्यवस्था को भले ही हम अपने एजुकेशन सिस्टम में न ला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ने लिखने के साथ साथ यदि हम गाना बजाना सीख लेते हैं, हम लड़कियां हैं तो रसोई का कार्य करना सीख जाते हैं, और यदि हमारे घर में खेती है तो हम खेती में जाकर कहीं ना कहीं तो ये कम से कम ये तो पता कर ले कि जो अनाज हमारे बाबू ने बोया हुआ है तो उसमें से अनाज कौन सा है, और उगी हुई घास जो हमारे खेत को परेशान कर रही है वो कौन सी, कम से कम इतना भी जान ले तो भी उचित हो जाएगा। लेकिन हम लोग जानने का प्रयास नहीं करते। और खास तौर पर यदि हमारे घर का रेडियो खराब हो गया है तो उसका ऑपरेशन भी कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसके रेडियो के इंजीनियर के पास ही लेके जाए, हम खुद भी और इतना ही नहीं तो हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं, न जाने दुनिया भर के तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिन सुविधाओं के बीच में हम अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। अब देखते हैं जो अस्पतालों का एक अनुभव है जिसे हमने कथन किया। अब वो अस्पतालों का कथन कैसे है, तो जैसे उन्होंने बताया जो खाउदी निशिकरा गांव है उसकी एक डिस्पेंसरी है। अब उस डिस्पेंसरी में वो मतलब तुकडोजी महाराज चले जाते हैं। अब हमने कल भी आपको इसका एक एग्जाम्पल दिया था कि यहाँ तो सब दवाएं जापानी रहेगी, बड़ी बड़ी सब मशीनें जापानी। डॉक्टर ने कहा कभी 4-6 साल में अमेरिका का एक आध इंजेक्शन देने का हमें मौका आता है, नहीं तो सब हमारे देश की दवाएं। अब देखिएगा जब जापान में रहते हुए वो लोग जापान की दवाओं को इस्तेमाल करते हैं तो हमें यह बात बताइएगा कि हमारे भारत देश में या हमारे महाराष्ट्र में कितनी ऐसी दवाएं हैं, कितनी ऐसी वनस्पतियां हैं कि जिन वनस्पतियों को हम यूज कर सकते हैं,
हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। और इतना ही नहीं तो हम अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास यदि चले जाते हैं तो वो भी उन्हीं दवाइयों के माध्यम से अपने शरीर की बीमारियों को दुरुस्त कर सकते हैं। देखिए फिर से एक बार हम आपको जो तुकडोजी महाराज जो सप्त चक्र की यात्रा बनवाई थी, जो की थी, जो रेसिडुअल एनर्जी, जो कुंडलिनी शक्ति की बात उन्होंने की थी, उसी बात को जागृति ने आपके सम्मुख रखा था, जो यथार्थता के साथ आपने आपके उंगलियों की छोरों पर उसे महसूस किया था, वही वो शक्ति है बेटा। कि जिस शक्ति के माध्यम से, जिस परम चैतन्य के माध्यम से, जिस वाइब्रेशंस के माध्यम से, जिस रूहानी हवा के माध्यम से हम न तो अपना आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक उत्थान कर सकते हैं, बल्कि हम दूसरे लोगों का भी कर सकते हैं। और इतना बता दे कि ये जो कार्य है पूरा वैज्ञानिक रीति से कार्य है। तो यहाँ राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो कार्य 1955 में किया, उसी बात को हम यहाँ पर महसूस करना चाहते हैं, और वो भी पूरी यथार्थता के साथ। दोस्तों आपका जो पॉइंट था, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने जो मेरी जापान यात्रा रखी, उसका जो प्रत्यक्ष अनुभव था, जो अनुभव कथन था, या उनकी जो यथार्थता थी, उन्हें हमने उसे आपको आपके सम्मुख अत्यंत संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया। बेटा यदि आप इस वाक्य से या इस लेक्चर से सेटिस्फाइड हो गए हो तो आपकी आज्ञा हो तो हम आगे बढ़े, अदरवाइज फिर से एक बार इसकी ओर हम चर्चा करें। जैसे आप बताओगे उस हिसाब से होगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप उसे समझ गए हो? जी मैम। किन लोगों को कोई सवाल है? किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, पूछिए पूछिए। बिना देखिए एक तरफा प्यार कभी सफल नहीं होता है ना। कोई यदि प्यार करता है और हम उसकी ओर देखते भी नहीं है तो वो प्यार कभी सफल नहीं होगा। उसके लिए दुतरफा प्यार होना चाहिए, है ना। इसलिए, और इसका मार्मिक एग्जाम्पल हम आपको इसलिए देना चाहते क्योंकि हम अकेले बोलते चले जाते। पहली बात तो ये बेटा कि आप हमारे आंखों के सामने नहीं हो, भले ही हम आपके आंखों के सामने हैं, आप हमें देख सकते हो, जो हम आपको बता रहे हैं उसे फील कर सकते हो, लेकिन वो यथार्थता, वह प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए जो एग्जाम्पल हमने आपके साथ रखे वो ऑलरेडी पहले हो चुके हैं, लेकिन उसे बताना ये हमारा परम उत्तरदायित्व है। यदि आपको उसमें कोई सवाल होता है तो प्लीज यू डिस्कस इट। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना, ये तो हमारा लेक्चर एक तरफा चला जाएगा, और हम नहीं चाहते कि एक तरफा हमारा प्यार हो, एक तरफा हमारा लेक्चर हो। हमारा दुतरफा लेक्चर होना चाहिए। आप भी उसमें उतने ही इन्वॉल्व होने चाहिए जितने हम उसमें इन्वॉल्व होते हो, है ना। तो आप में से कोई है जो, अभी हमने यथार्थता का चित्रांकन किया या मार्मिकता का प्रत्यक्ष कथन के रूप में हमने प्रत्यक्ष अनुभव के रूप में बताया, तो आप में से कोई भी है जो बता सकता है कि जी मैम हमने इसे जाना, जो भी बातें आपने समझी हो, जो आपने दिमाग में रखी हो, यू डिस्कस इट। आप लोग रख सकते हो, कोई भी जो जिन्हें लगे कि मैं बोलना चाहती हूँ। देखिए बेटा जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जब तक आप बोलोगे नहीं ना, तब तक आपका कॉन्फिडेंस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और जितना बोलोगे उतना डीपली आप उसकी स्टडी कर पाओगे, ऐसा मुझे लगता है। इन्वॉल्व नहीं होगे तो बस चल रहा है लेक्चर, लेक्चर हुआ, लेक्चर खत्म हो गया, समझे न समझे ये आप पर डिपेंड करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप पूरी तरीके से उस जापान की यात्रा को आत्मसात करें, फील करें उन सभी अनुभवों को, जो एक एक फीलिंग, एक एक अनुभव हमने आपके साथ शेयर किया। कोई भी बताए जिनको जो आता है, एक आध इंसिडेंट बता दो जो आपको आए। प्लीज यू डिस्कस इट। कोई भी किसी भी विषय को लेकर जापान यात्रा से संदर्भ में जो प्रत्यक्षदर्शी अनुभव उन्होंने किया, यथार्थता का चित्रण उन्होंने किया। जब हमने इतना सारा लेक्चर दे दिया तो एक 5 मिनट का तो आपका फर्ज बनता है बेटा।
कि आप बताएं उसके संदर्भ में। कोमल है, सोनाली है, विद्या है, उजाला है, कविता है, वैशाली है। मंगला जुड़ी नहीं या जुड़ नहीं पा रही है, उस बच्ची का क्या प्रॉब्लम है? कोई बोलेगा तो हम समझेंगे कि हाँ हमारा लेक्चर सफल हुआ, या हम एक तरफा ही लेक्चर देते जा रहे हैं कब कब से, ऐसा तो नहीं है। क्या बात है भाई, बोलोगे तो समझ में आएगा हमें। क्लियर नहीं हुआ क्या? फिर से बताए क्या? क्या किया जाए भाई? अरे कोई बोलेगा हाँ ना या कुछ। जी मैम, नहीं मैम, सो गए क्या सब लोग? नींद आ रही है क्या? भूख लग गई क्या? छोड़ दे क्या लेक्चर, नहीं लेना है क्या? अरे यार कोई तो बोलो। ओके बाय बाय करना है। अरे यार समझ में आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है? जी मैम, समझ में आ रहा है। क्या क्या समझा बेटा, आप उसे एक वाक्य में बता सकती हो? यथार्थता माने तुकडोजी महाराज खुद गए थे, इसलिए वहां पर यथार्थता का चित्रण हुआ है, मतलब वहां पर। और तुकडोजी महाराज स्वयं उन्हें प्रश्न करते हैं, हाँ। उस लड़कियों को, कि आप घर पे क्यों नहीं रहे थे, यहाँ पर अनानायक का संस्था में क्यों आते हो, ऐसा हम्म। उन्हें प्रश्न करते हैं। तो फिर वहां पर जो लड़कियों होते हैं, वो कहते हैं कि मजा तो थोड़ी देर की है, पर धर्म तो मरते जन्म तक साथ रहती है, वेरी ऐसा गुड। वहां वो। हम्म। और उजाला, आपको क्या लगता है कि और कौन सा वाक्य है जो आपको बहुत अच्छा लगा इसमें? किस वाक्य से आप प्रेरित हुए? सवाल किया, लोग गायब हो जाते हैं। विद्या, आपको जापान का कौन से सिस्टम बहुत अच्छे लगे? उनके खान पान की व्यवस्था अच्छी लगी आपको? स्टार्टिंग में हमने खान पान की व्यवस्था के बारे में बताया। वहाँ की शिक्षा अच्छी थी मैम, बहुत अच्छी थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। आपने हमें भी वो उसकी वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है सही में हमें भी वही अच्छी लगी। खान जी पान मैम। की व्यवस्था तो ठीक है कि जहाँ जैसा होता है उस माहौल में हमें रहना पड़ता है, लेकिन कई बार खाने पीने के मामले में हम वहाँ की जो हम कहे कि फल जो रस भरे फल थे वो भी हमें मतलब नहीं कुछ मिलता है तो फल खाकर भी हम लोग वहां पर रह सकते थे। मतलब जरूरी नहीं है कि हम जी वहाँ मैम। के फिश वगैरह सारी चीजों को खाएं, जैसे तुकडोजी महाराज उन सभी दृष्टिकोण से उन्होंने नहीं खाया ना। तो ऐसा हम कर सकते थे। और कौन सी चीज आपको बड़ी अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा कविता जी आपसे बोलकर कि कम से कम इतने सारे बच्चे, लेकिन एकाध बच्ची तो बात कर सकती है, जो हम समझा रहे हैं उसे आप लोग ले रहे हो। पता नहीं आप लोग क्यों बोलना नहीं चाहते यार, कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, कैमरा फोबिया होगा आपके अंदर, कैमरे का डर होगा, ये समझ सकते हैं, लेकिन बोलने में आपको क्या जा रहा है? इतने सारे बच्चे बोलते हैं, छोटे आयु के बच्चे बोलते, तो प्रश्न यदि घर में आपकी मम्मा आपसे प्रश्न करते हैं तो इसी प्रकार का उत्तरदायित्व होता है। बिल्कुल चुप्पी साधे होते हैं आप लोग, बात ही नहीं करनी है। सुचिता की बात ठीक है कि उस बच्ची के घर में इतनी कोलाहल है कि वो बच्ची बोलना चाहती लेकिन बोल नहीं पाती होगी, शायद मुझे लगता है। बाकी के लोगों का क्या प्रॉब्लम है? ठीक है भाई, आगे आपकी मर्जी। हमें जो सवाल करने थे हमने एक आध लड़की से सवाल किया। आई एम सेटिस्फाइड कविता।
मुझे अच्छा लगा बेटा आपने जो लिया, मतलब हमने जो बताया शायद आप उससे समझ में आ गया, आप उससे सेटिस्फाइड हो गए, यही बात मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी मैम। क्योंकि हमने आपको खान पान के बारे में बताया, खान पान की व्यवस्था वहां की कैसी है, और हमारे देश की खान पान की व्यवस्था के बारे में भी बताया। और खास तौर पर हमने आपको ये बात बताई कि जैसे सामाजिक सोच हमारे भारत की होती है, तो हमारे देश की सोच कैसी है ये भी हमने बताया कि यदि लड़का और लड़की एक जी मैम। साथ निकलते हैं तो तुरंत समाज की दृष्टि हम लोगों पर रहती कि देखो चले ये दोनों, है ना, मतलब कबूतर की जोड़ी जोड़ी से निकलते हैं वहां के लोग, वहां के जो लड़के और लड़कियां, लेकिन वहां के लड़के और लड़कियां यदि निकलती भी है तो वहां के लड़के लड़कियों में ये धर्म पनपता है, और जब धर्म पनपता है तो अधर्म की बातें उन लोगों के दिल में आती ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो देखिए इस प्रकार के जो लड़के और लड़कियां वहां पर रहती भी है, जोड़ी जोड़ी से घूमते हैं, तो वहां उनके माइंड में इस प्रकार की सोच नहीं रहती, जो घटिया प्रकार की सोच हमारे माइंड में आज भी चलती है। घटिया प्रकार की इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता है, बस केवल लड़का और लड़की एक बार मिली और हम उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या उनकी सहायता कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन यदि हमें स्वतंत्रता मिलती है तो उस स्वतंत्रता को भी हमें बड़ी अच्छी तरीके से आत्मसात करना आना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारा समाज स्वतंत्रता दे देता है, तो गदर जैसी कहानियों का निर्माण भी हमारे माध्यम से हो जाता है, ये सब हमने आपको बताया। लेकिन वहां की सामाजिक सोच अलग थी। धर्म के प्रति आस्था उन लोगों की कैसे थी ये भी हमने आपको बताया। साथ में हमने आपको बताया कि वहां के शहर का सौंदर्य कितना प्यारा था। हर देहात का सौंदर्य के साथ हम लोग आपसे परिचित करवा दिए, कला से परिचित करवा दिए। इतना ही नहीं तो जो मनमुटाव वहां के लोगों के बीच में तुकडोजी महाराज के प्रति हुआ था, उसके बीच के यथार्थ दर्शन भी उन्होंने करवा दिए। और उसके साथ साथ जो वहां के युवक और युवतियां थी जो इस अनानायियों में प्रवेशित हो चुकी थी, उसके साथ भी उन्होंने जब सवाल किया कि तुम क्यों जुड़ती हो, तुम क्यों आती हो, तब उसका आंसर कितना मार्मिक है वो भी बताया। वहां की शिक्षा व्यवस्था कितनी तत्पर है, बचपन से ही, छुटपन से ही, मतलब बचपना अभी भी नहीं गया तो बचपन से उनको, हमारे यहाँ जब गुड़िया हमारे हाथों में खिलौने के रूप में दे दी जाती है, तब वही गुड़िया कैसे बनाते हैं, गुड़ियों का उपादान वहां पर कैसे किया जाए, क्योंकि जापानी गुड़िया बहुत फेमस है। आपको, आप लड़कियां हो तो आपके भी घर में कई गुड़िया होगी, जैसे हमारे घर में भी लड़की है तो हमारे घर में भी, यहाँ जहाँ बड़े होने के बावजूद जितने बड़े होते हैं उतना ज्यादा शौक चल जाता है गुड़ियों को पास रखने का। तो ये जो गुड़िया हमारे घर में हम खरीदते हैं, तो जापान में वो गुड़िया कैसे बनाई जाती है इसकी शिक्षा उनको बचपन में दी जाती है। हम तो गुड़ियों को खिलाते हैं, सुलाते हैं, तो ये नहीं, बल्कि उनको बनाते कैसे हैं, तो ये सारा कार्य बचपन में ही उन बच्चों को दिया जाता है। लड़कों को बैटरी बनाना, रेडियो चलाना, इंजन का काम करवाना, मशीन चलवाना, खेती करवाना, तो ये सारा कार्य उन बच्चों को करवाना पड़ता है। गाना बजाना, रसोई का कार्य करना, तो इतनी सारी सुंदर शिक्षा व्यवस्था वहां की है। और इसके साथ साथ हमारे देश की जो संपत्ति है, जिसे हम कहे कि जो हमारी वनस्पतियां हैं, जैसे तुलसी है ना, तो इनसे हल्दी है, तो इनसे कितने सारे दवाइयों को हम आत्मसात कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई प्रकार की ईवे डिस्पेंसरी वहां पर थी, जिस डिस्पेंसरी में केवल और केवल जापान की देश की जो दवा है, देशी दवा हम जिसे कहें, वो इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका का एक आध इंजेक्शन देने का मौका उन्हें 4-6 सालों में हुआ करता था। आज तो हमारे देश की हालत ऐसी हो गई है, बस बीमार हो गए कि चलो इंजेक्शन लगा ले, एक इंजेक्शन ले लेते हैं तो अच्छा लग जाता है। मतलब ग्रामीण अंचल की खेत में जाने वाली औरतें भी क्या कहती है, एक आध सलाइन लगा लेंगे मैडम जी, अच्छा लगेगा। मतलब हमारे घर में काम करने वाले नौकर चाहे कितने भी हो, तो नौकरों का यही है, बस एक आध सलाइन लगा लेते हैं मैडम जी तो बड़ा अच्छा लगेगा, एक आध बोतल चढ़ा लेते हैं बस। देखिए तो टेंडेंसी हमारे लोगों की कैसी है, वो देश की देशी दवाओं पर बिल्कुल फेथ नहीं रखते। मतलब आज यदि कोविड-19 के कारण हम लोग काढ़ा वगैरह लेते हैं तो कहते नहीं ये चीज नहीं है, बस एक आध बोतल चढ़ा लेते, मतलब क्या, तो एक आध सलाइन लगा लेते, एक आध इंजेक्शन लगा देते। तो ये सारी जानकारी जापान में 4-6 साल में उन लोगों के साथ हुआ करती थी जो अपने देश में नहीं होते।
देखिए, तो इतना यथार्थ चित्रण, प्रत्यक्ष अनुभव का कथन सहज सरल संक्षिप्त के रूप में हमने आपके साथ अभिव्यक्त किया। शायद ही अब आप समझ में अभी आपको समझ में आ गया हो। जी मैम। धन्यवाद कविता। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलना है या नहीं चलना है, आपकी मर्जी है पढ़ने की या नहीं पढ़ने की मर्जी है भैया, आप हमें पहले क्लियर करके बता दीजिएगा। आप यदि हाँ कहते हो तो हम आगे बढ़े, अदरवाइज हम स्टॉप कर दे इसी जगह पे। आगे बढ़िए मैम। आगे बढ़िए मैम। आगे बढ़िए मैम। आगे बढ़ना है, आप लोग चाहते हो आगे बढ़े? जी मैम। जी मैम। जी मैम। देखिए बेटा, हम केवल आगे बढ़ना नहीं चाहते, सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीट कर देना मेरा प्रयोजन न तो कल था न तो आज है। न तो हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी से प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए आपको मैसेज भी शायद मिल गया होगा या मिलेगा कि यात्रा साहित्य इस लेक्चर में आप लोगों की उपस्थिति बहुत कम हो रही है। बताया क्या आपको अंग्रेजी के मैम ने? मैसेज आया क्या आप लोगों तक? मतलब आप तो रेगुलर रहते हो, 4-5 लोगों का रेगुलर रहना है, तो हमने ये मैसेज डलवाने के लिए बोला था, तो शायद ही मैसेज वो बच्चे डाल पाए हो या नहीं डाल पाए। अमृता मैम से और मिताली मैम से हमने रिक्वेस्ट की थी कि बाकी के सारे बच्चों को भी आप बता दीजिए। तो दोस्तों, क्वांटिटी को डेवलप करना, बहुत ज्यादा संख्या हमारे लेक्चर में रखना, या सिलेबस को ओवरऑल कंप्लीटेड नाउ ये कहना मेरा उत्तरदायित्व न तो कल था न तो आज है, बल्कि हमारा उत्तरदायित्व यह है कि हम जो पढ़ाए वो हमारे बच्चों उसे अपने दिल में उतारे। अदरवाइज हम तो लेक्चर देते हैं तो लेक्चर केवल मन और मस्तिष्क का खेल नहीं है बेटा, इसे तो दिल में उतारने की बात है। और जब एक बार इसे दिल में उतार लिया तो आप उसे कागज पर जब चाहो तब उतार सकते हो। बस हमारा लेक्चर चल रहा है और हम लोग किसी जगह पर अपना काम कर रहे हैं या घर में कुछ किचन में काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर। आपको पूरा न्याय देना होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको उसे एक्सेप्ट करना होगा। जब तक आपका एक्सेप्टेशन नहीं होगा, जब तक आप उसे नहीं समझ पाओगे, तब तक हमारा आगे जाना अच्छा नहीं होगा, न तो आपके हित के लिए न तो हमारे हित के लिए। हमारा हित क्या, हमें तो बस पढ़ाना है और छोड़ देना है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम पढ़ा देते और आपको समझ में नहीं आता है, फिर भी आप लोगों का सवाल नहीं होता। ये नहीं होना चाहिए बेटा, ये आपका परम कर्तव्य है, ये आपका अधिकार है, ये आपके अधिकारों की वाणी है कि जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसे आप ले रहे हो, क्योंकि आपके पापा ने ढेर सारी एडमिशन फीस दी है। हम नहीं चाहते कि आपकी फीस चली जाए, क्योंकि आप तो जुड़ते हो। कई बच्चे आप में से ऐसे हैं जिनके पास आज भी मोबाइल नहीं है। अब जब मोबाइल लगता है, जब जुड़ता है, मोबाइल आपके हाथों में आता है, तो भी आपका उत्तरदायित्व नहीं होता है पढ़ने का, आपका मन नहीं होता है, तो क्या कर सकते बताइए हम। तो ये सारी जो समस्या है, कोई जो समस्या होती है, किसी को गले की आवाज होती है, तो देखिए छोटे बच्चे कितने सतर्क होकर बताते हैं, मैसेज करते हैं, उसी में चैट बॉक्स में डाल देते हैं, मैडम मेरा थ्रोट प्रॉब्लम है, आज मैं बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मैडम मुझे समझ में आ रहा है, यस मैम, जी मैम, नो मैम। ये सारी छोटे छोटे बच्चे, आप ही की कक्षा के नहीं, छोटे FY के SY के बच्चे कितने प्यार से तुरंत मैसेज डलवाते कि जी मैम, ये कहने के लिए मैं 10 बार रुकना पड़ता है, 10 मिनट तक रुकना पड़ता है कि जी मैम ये कहते हुए एक स्टार्टिंग लेके एंड तक। और यह है कि हमें आपकी आवाज को सुनने के लिए बेकरार इंतजार करना पड़ता है। ऐसा क्यों? व्हाट इज द रीजन? सोचो, समझो, केवल मत समझो उसे, उसे अपने आचरण में लाओ। ये हमारा उत्तरदायित्व नहीं है बेटा, हम बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं कि आपको उसे समझना होगा, आपको उसे स्वीकार करना होगा। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करोगे ना, तब तक यह मेरी जापान यात्रा आपको समझ में नहीं आएगी। वहाँ की शिक्षा पद्धति कितनी सुंदर है, वहाँ के युवक और युवतियां कौन सा कार्य करते हैं,
किस प्रकार का उत्तरदायित्व उनका होता है और हम ही अपने देश में क्या करते हैं, अपने घर में हम लोग क्या करते हैं, ये सारी बातें आप लोग देखिए। बहुत ज्यादा बच्चे होते तो बात अलग थी। आप 5 लोग जुड़ते हो, 5-6 लोग जुड़ते हो, 5-6 लोगों में भी एक आध लड़की बात करते और बाकी के लोग बात नहीं करते तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही उस विषय को न्याय नहीं दे पा रही हूँ। क्या हमसे उस विषय को न्याय नहीं मिल रहा है? आपको लगता है ऐसा? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तो फिर देखिए, यदि हम जान लगाकर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपका भी तो उत्तरदायित्व तो बनता है बेटा कि हम भी उतना ही दिल लगाकर पढ़े उसे, है ना? ठीक है, हमने कल बताया था आपको कि एक्स्ट्रा तासिका लेना चाहते हैं आप। इस तासिका में यदि इस प्रकार का वक्तव्य होता है तो एक्स्ट्रा तासिका लेने का हमारा मूड नहीं होगा, नहीं ले पाएंगे बेटा। हमें जिंदा दिली चाहिए, हमें गुलाब के फूल चाहिए, टूटी हुई पंखुड़ियां या मुरझाए हुए फूल मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी खासियत नहीं है। जो आए जैसा आए बकते जाए, आई डोंट लाइक दिस। मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी जीवंतता उस लेक्चर में हो, आपका प्रत्यक्षदर्शी अनुभव उस जगह पर हो, आप उस लेक्चर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो। जब आपकी इन तीनों टर्म एंड कंडीशन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, प्लीज इन्फॉर्म मी। हम आपके लिए सदा सर्वदा तत्पर है लेक्चर लेने के लिए। आपकी इच्छा होती है तो, और नहीं इच्छा होती है तो मैं माफ कर दीजिए। आप बताइए क्या करना है। लेना है मैम। लेना है मैम। पक्का आप लोग रहोगे लेक्चर में? फिजिकली जी नहीं, मैम। मुझे जी मैम। फिजिकली रहने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। फिजिकली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे आप दिल से चाहिए, दिल से। देखिए, पूरे समय का दिल नहीं चाहिए यार, आपका पूरी रात का पूरे दिन का दिल नहीं चाहिए। बस चाहते 45 मिनट, ओनली और 45-45 मिनट्स के लिए दिल दे दो यार, और कुछ नहीं चाहते। और एक बार यदि आपने हमें दिल दे दिया, 45 मिनट के लिए दिल दे दिया ना, तो ये पूरी जापान यात्रा आपके दिल में न उतार दे तो नाम बदल देंगे हम, आप हमारा खुद का, यकीन कीजिए। बस लेक्चर के समय में ओनली ऑन 45 मिनट्स आप हमारे हो जाए। और आपने हमें शुरू में वादा किया था कि दोस्त है, दोस्त बनकर रहेंगे, हम यहीं पर रहेंगे, ये वादा आप लोगों ने किया था। मुझे जहां तक याद है आपने वादा किया था, और वादे जी से मैम। किया था वादा, याद आ रहा है आपको? जी मैम। ओके, कम से कम आपको आपका वादा याद आ गया, इसीलिए हम आपके आभार व्यक्त करते हैं, ऋण में रहना चाहेंगे। इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहें और इसी प्रकार से हम कंटिन्यू करें अपना लेक्चर। आपका लेक्चर है अभी? एग्जाम है मैम आज हमारी लास्ट। कौन से एक पेपर की एग्जाम है बेटा? काव्य धारा की, काव्य धारा। ओके, कितने बजे है? 11:30 बजे मैम। 11:30 बजे है लेकिन। ओके, ठीक है बेटा, तो आप लोग स्टडी कीजिए। आपको आपके एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हमारा लेक्चर होगा, समय पर होगा। यदि कल चाहते हैं आपकी, सैटरडे है मैडम, हम फ्री रहते हैं, यात्रा साहित्य का लेक्चर नहीं रहता है, फिर भी आप लोग जुड़ना चाहते हो, लेना चाहते हो लेक्चर को, जुड़ना चाहते हो, तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, ग्रुप पर डिस्कशन कीजिए। आपका स्वागत है। ऑल द बेस्ट। जी मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। मैम।